गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 है दैनिक जीवन में रसायन, उनके प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 24 तक हैं उनको हल करवा दिया था। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न नंबर 25 लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दो प्रबल एवं दो प्रबल क्षारों के नाम तथा उपयोग लिखे। दो तो प्रबल अम्ल हैं, उनके नाम और उनके उपयोग, और दो ऐसे ही प्रबल क्षार लेंगे, उनके नाम और उपयोग लेते हैं। तो प्रबल अम्ल हो कौन से हो जाएंगे? प्रबल अम्ल जैसे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 होता है। इस प्रकार ये प्रबल अम्ल है। इसी प्रकार प्रबल क्षार में NaOH, जिसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये हो गए प्रबल क्षार। तो करते हैं प्रश्न का उत्तर। प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। यह अम्लराज बनाने में प्रयुक्त होता है। अम्लराज या जिसे एक्वारेजिया कहते हैं, वह बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयुक्त होता है, जो कि सोने जैसी धातु को भी विलय कर देता है, यानी सोना है उसको भी पिघला देता है। अम्लराज बनाने में इसे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है। तो एक अम्लराज या जो एक्वारेजिया होता है वह 3:1 के अनुपात में ये दो अम्ल मिलाते हैं, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे एक्वारेजिया नाम दिया। और यह सोना क्या सबसे कठोर धातु जो प्लेटिनम होती है उसको भी पिघला देता है। और जो ढोंगी या जो लुटेरे होते हैं जो सोना साफ कराने के नाम से आते हैं, वे लोग हैं जो पुराना गहना है उनको इसमें डालकर और नया जैसा कर देते हैं, परंतु वज़न में कुछ कमी हो जाती है और जो बचा हुआ सोना है वो साथ ले जाते हैं और शुद्धिकरण प्रक्रिया से शुद्ध कर लेते हैं। दूसरा लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका रासायनिक नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। यह सेल, कार की बैटरी और उद्योगों में काम आता है। तो ये हो गए दो प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हो गया अम्लराज बनाने में, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सेल, कार की बैटरी और उद्योगों में। इसी प्रकार दो प्रबल क्षार पूछे इन्होंने। तो प्रबल क्षार एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे बॉक्साइट के धातुक्रम तथा पेट्रोलियम के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। तो पेट्रोलियम शुद्ध करने में और बॉक्साइट Al2O3 होता है, वो उनके धातुक्रम में होता है। और ऐसे ही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जिसे कहते हैं, यह साबुन बनाने के काम आता है। KOH कौन सा साबुन? नहाने का साबुन बनाने के काम आता है। KOH की क्रिया जो स्टेरिक वसा या उच्च वसीय अम्ल होते हैं उनके साथ करवाई जाती है, तो साबुन बनता है। और वो साबुन कैसा बनेगा? KOH से क्रिया करवाने पर नहाने का साबुन। और NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, उससे अगर उच्च वसीय अम्लों की क्रिया करवाई जाती है तो कपड़े धोने का साबुन बनता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्या कार्य हुए? इसे साबुन तथा अन्य उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है, उद्योगों में काम आता है। प्रश्न नंबर 26, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए। एक तो साबुन, एक अपमार्जक जो डिटर्जेंट होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर है? तो साबुन जो होती है कैसे बनती है? जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं जैसे पोमेटिक अम्ल या स्टेरिक अम्ल, उनकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो साबुन बनती है। उसको अपन इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं ना सूत्र में, RCOONA या RCOOK। सोडियम यहाँ पर ये R का मतलब हो गया कि और भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है, और यहाँ पर अम्ल समूह आ गया COO। तो यह है उच्च वसीय अम्लों जो कौन कौन हैं, जिनमें
पोमेटिक अम्ल और स्टेरिक जो वसा होती है उनकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर बनते हैं। तो साबुन वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन स्वयं लवण है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, और यह क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। साबुन है यह कठोर जल के साथ कम झाग देता है और मृदु जल के साथ अधिक झाग देता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जिनसे एक अविलेय पदार्थ का निर्माण हो जाता है। फलस्वरूप कपड़े अच्छे से नहीं धुल पाते। जबकि मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हैं वो नहीं रहते यहाँ पर, क्योंकि जल मृदु है। तो जल कठोर क्यों हो जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण ही जल कठोर हो जाता है और उसमें साबुन अच्छे से झाग नहीं दे पाता। मृदु जल के साथ साबुन है अच्छे से झाग देता है। तो साबुन से कपड़े धोएंगे तो जल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? जल मृदु होना चाहिए। अगर जल कठोर है तो मेल अच्छे से नहीं निकलेगा, कपड़े अच्छे से नहीं धुल पाएंगे। दूसरा है अपमार्जक। अपमार्जक है यह सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण हैं। इनकी प्रकृति भी क्षारीय ही है। ये अपमार्जक है, कठोर जल और मृदु जल के साथ बराबर झाग देते हैं। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि यदि आपको जल की कठोरता या मृदुता का पता लगाना हो तो साबुन व डिटर्जेंट या अपमार्जक में आप किसका चयन करोगे और क्यों? तो उत्तर होगा, यदि हमें कठोर जल व मृदु जल का पता लगाना है तो हम साबुन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि साबुन है वह कठोर जल के साथ कम व मृदु जल के साथ अधिक झाग देता है। अपमार्जक का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपमार्जक कठोर जल व मृदु जल के साथ बराबर झाग देता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, प्रश्न नंबर 27। देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, आर्यनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा लिखिए। आर्यनियस हैं, उनके अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होगी? आर्यनियस क्या कहते हैं कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। यहाँ लिखा है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H3O देते हैं। देखो ये नाम इसलिए आया क्योंकि जलीय विलयन यानी जल का सूत्र क्या है? H2O। और जलीय विलयन में अम्ल क्या दे रहे हैं? H+। तो कभी भी H+ आयन है जल में डाले जाएं, ये जल है वो तो उदासीन है, जब इसमें H+ डाला जाए तो हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+। तभी यहाँ H3O+ लिखा है, यह हाइड्रोनियम आयन है। तो आर्यनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H3O देते हैं। H3O तो बाद में बन जाता है ना, H+ की क्रिया H2O से करवाई जाती है तो H3O बन जाता है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रहता है, क्योंकि ये किससे क्रिया कर लेगा? H2O से क्रिया कर लेगा और H3O बना देता है। जैसे और भी अपन ले सकते हैं, जैसे यहाँ HCl, HNO3 आदि। तो यहाँ भी अपन यूँ ही कर सकते हैं कि HCl की क्रिया जब जल से करवाएं, देखो एक HCl ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी क्रिया जल से करवाएं तो HCl है, इसको आयनित करो आप तो हाइड्रोजन आ जाएगा, इस पर प्लस धनावेश, Cl पर माइनस, और फिर ये H+ है, क्योंकि अम्ल जल में H+ देते हैं तो इस जल के साथ HCl का H क्रिया कर लेगा और बनेगा H3O। तो H3O+ का बन गया, प्लस फिर Cl आयन हो माइनस का बन गया। इसी प्रकार HNO3 की क्रिया H2O से करवाएं, इसकी क्रिया किससे करवाएंगे? जल से। तो यह इसका H है वह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और ये NO3 माइनस का बच जाएगा, यानी क्या बनेगा? H3O+ प्लस NO3 माइनस, नाइट्रेट ऋण मूलक है वो बच जाएगा। और आर्यनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो जैसे NaOH है तो ये क्या देगा? माइनस का OH है वो जल में देगा। इसी प्रकार KOH है तो K+ का है, OH- का है तो यह जल में OH- दे देगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 28। pH किसे कहते हैं? तो pH एक तो ये ले, pH का मतलब पता होगा, pH बराबर अपन क्या लिख रहे थे? pH बराबर -log
H प्लस और ये कोष्टक, इसका मतलब सांद्रता। तो pH किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को pH कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को pH कहते हैं। और एक और आता है pH स्केल किसे कहते हैं? तब हम कहेंगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित की गई स्केल को pH स्केल कहते हैं। pH स्केल के बारे में आगे प्रश्नों में चर्चा करेंगे। आगे पूछा है अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की pH परास को लिखिए। अम्लीय विलयन है, अपन देखते हैं। एक बनाते हैं pH स्केल, ये बना दी pH स्केल। इधर ये कोने से है, पूरा ही कोने तक टच होगा और बीच में ये pH स्केल इस प्रकार बन रही है। यहाँ 0 होगा और लास्ट है इधर 14 होगा और बीच में 7। तो किसी भी विलयन की pH कितनी हो सकती है? 0 से लेकर टोटल 14 तक हो सकती है। और इनका औसत निकाले 0 और 14 का, तो आता है 7। तो अगर विलयन की pH 7 है, एकदम एक्यूरेट 7 है, तो विलयन उदासीन होगा। pH 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होगा। देखते हैं pH किसे कहते हैं? अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की pH परास को समझाइए। तो मैंने परिभाषा बता दी है pH की, कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। यह एक्यूरेट परिभाषा देखो, आप इधर से याद कर सकते हो। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को pH कहते हैं। pH बराबर माइनस log H पॉजिटिव। ठीक, यहाँ जल से क्रिया करके जो H प्लस है, ये वाला H प्लस हाइड्रोजन आयन वाला, यह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसका सूत्र बताया था H3O प्लस। यानी जब H प्लस की क्रिया H2O से हो जाए तो बनेगा H3O। और हाइड्रोनियम आयन में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? H प्लस, क्योंकि जल है वो तो उदासीन होता है, जिस पर कोई आयन नहीं पाए जाते। तो pH को इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, इस H प्लस की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं? H3O। तो pH बराबर माइनस log 10 H3O प्लस। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही कम होगा। तो यहाँ ऊपर देखना, ये जो ऊपर है जो मैं कर रहा हूँ मार्क, यहाँ है H प्लस, पूरा लिख देंगे H प्लस आयन। और नीचे वाला है ये वाला जो पोर्शन बच गया, ये यहाँ है OH माइनस, इस प्रकार रहेंगे। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ है? देखना इधर होगी, जिसकी pH है 0। तो 0 pH पर सर्वाधिक अम्लीय हो गया, यानी प्रबल अम्ल की pH हो गई 0। इसी प्रकार हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे कम कहाँ है? यहाँ। यहाँ OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक है और हाइड्रोजन की सांद्रता कम है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे कम हुई, तो यहाँ पर विलयन हो गया सबसे कम अम्लीय, या यूँ कहे सबसे ज़्यादा क्षारीय, या कहे प्रबल क्षारीय। इसकी pH कितनी हो गई? यहाँ पर 14 हो गई ये pH। तो सर्वाधिक प्रबल अम्ल की pH 0 होगी और सर्वाधिक प्रबल क्षार की pH 14 होगी। अब 0 से लेकर मैंने pH बताया है 6.9 तक अम्लीय होता है, और 7 होने पर उदासीन, और 7.1 से 14 होने पर क्षारीय होता है। तो अगर विलयन की pH 0 है तो वह सर्वाधिक अम्लीय होगा, और जो जो उसकी pH बढ़ेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से 6.9 तक, त्यों त्यों उसकी अम्लीयता कम होती जाएगी और प्रबलता घटती जाएगी, दुर्बलता बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार अगर विलयन की pH 14 है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम है, ऊपर देखना, तो यह हो गया प्रबल क्षारीय। अब इसकी pH जो जो कम होगी, यानी लास्ट कहाँ 7.1 तक, त्यों त्यों क्षार की प्रबलता घटती जाएगी और दुर्बलता बढ़ती जाएगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर pH 7 हो तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। pH 7 से कम हो तो विलयन होगा अम्लीय, और pH 7 से अधिक हो तो विलयन होगा क्षारीय। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 लेते हैं।
क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, उदाहरण दे। क्रिस्टलन जल का मतलब होता है कि किसी लवण के इकाई सूत्र में, यानी लवण है जो अकेला रहना चाहिए, यहाँ पर अणु की संख्या है वो यही मानी जानी चाहिए, इकाई यानी एक हो, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ 10 अणु जल के जुड़े हुए हैं, तो यह हो गया क्रिस्टलन जल। यूँ कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु क्रिस्टलन जल पाए जाते हैं। ऐसे ही एक जिप्सम बोलते हैं अपन, जिसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2H2O। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट में 2 अणु जल के क्रिस्टलन अणु होते हैं, क्रिस्टलन जल के रूप में रहते हैं कैल्शियम सल्फेट में। ऐसे ही फिटकरी है K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट है, और Al2SO4 का होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट है, और इनमें 24 अणु जल के क्रिस्टलन जल के रूप में मिलते हैं। तो क्रिस्टलन जल का मतलब है किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या है वो क्रिस्टलन जल होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, क्या होता है जब। तो पहला प्रश्न यहाँ किया है, दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में रखा जाता है। अगर हम दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा। दूसरा पूछा है, रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं किया जाता, तो इन स्थितियों में क्या होगा, अपन समझ लेते हैं। पहले दही या जो खट्टे पदार्थ हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं, और इनको कहाँ रखा जा रहा है, धातु के बर्तन में। तो किसकी क्रिया किससे हो गई, अम्ल की क्रिया धातु से हो गई। अम्ल की क्रिया धातु से होने पर क्या बनते हैं, अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस बनते हैं। आप कोई भी ले लेना, जैसे हमने Zn ले लिया, प्लस इसकी क्रिया HCl से करवा दी, धातु की क्रिया अम्ल से करवाई, तो Zn पर आ गया प्लस का आवेश, हाइड्रोजन पर प्लस का, Cl पर माइनस का। प्लस माइनस से क्रिया करता है तो Zn किससे क्रिया करेगा, Cl से। Zn की संयोजकता 2 है, Cl की संयोजकता 1 है, तो विपरीत संयोजकताएं एक दूसरे की लग जाती है, तो यहाँ बनेगा जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 प्लस H2। फिर इसको संतुलित कर देंगे, तो यहाँ HCl 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो HCl के 2 लग गया, तो अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन बन गए। तो जो लवण बनता है यह लवण विषैली प्रकृति का होता है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो यही उत्तर यहाँ दे रखा है। दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं, और जब दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे जैसे धातु के बर्तन में रख देते हैं, तो ये अम्ल है वो क्या करेंगे, पीतल या तांबा जो धातु है उनसे क्रिया करके विषैले यौगिक बना लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमें दही एवं खट्टे पदार्थों को धातुओं के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। आगे जो प्रश्न पूछा था कि रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं किया जाता तो क्या होता है। रात्रि में अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया, खाना खा लिया, उसके बाद हम दांत साफ नहीं कर रहे हैं, तो मुख में जो अनेक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, ये क्या करेंगे, जीवाणु जो भोजन के छोटे छोटे कण जो मुंह में रह जाते हैं उनसे क्रिया कर लेते हैं, और तभी क्या कर लेते हैं, उनसे क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करेंगे, और यह अम्ल उत्पन्न होते ही मुख की pH कम हो जाएगी। तो pH थोड़ी कम हो जाएगी यानी खट्टापन आ जाएगा, मुख में लार है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी, और pH का मान यदि 5.5 से कम हो जाए, तब दांतों का जो इनेमल जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, या यूं कहे उनका क्षरण होने लग जाता है, उसकी ऊपरी परत हट जाती है, जिससे दांत है वो चमकहीन खुरदरे से हो जाते हैं। इसकी एक और बात ध्यान रखो, आपके मुख की pH 5.5 से कम हो जाए तभी दांतों का इनेमल है उसका क्षय होता है, क्योंकि समझो कि 5.5 से ऊपर होने पर, या यूं कहें कि हम 5.5 से 6.9, क्योंकि वो भी अम्लीय ही होता है,
तो इन पीएच के बीच दांतों का क्षय नहीं हो पाता, क्योंकि वो उन स्थिति में हाइड्रोजन आयन कम ही रह पाते हैं या दुर्बल अम्ल बन जाता है, जो कि कम हानिकारक होता है। और यह पीएच 5.5 से कम जितनी तेज़ी से कम होती जाएगी मुख में, दांतों का क्षरण उतना ही तेज़ी से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है, इसको भी समझना ध्यान से। किस प्रकार एक यौगिक ए, कोई यौगिक है जिसको नाम दिया है हमने ए, एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस बी निकलता है। जब इनकी क्रिया होती है तो गैस कौन सी निकलेगी? बी। गैस बी जलाने पर फट फट ध्वनि के साथ जलती है। तो गैस बी है, उसको जलाएंगे, जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाते हैं तो फट फट की आवाज़ में जलती है। ए व बी का नाम बताइए तथा अभिक्रिया का समीकरण दे। तो इसको अपन यूँ समझते हैं कि मान लो कोई यौगिक बोला इसने कि कोई यौगिक ए है, ठीक, H2SO4 से क्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल से क्रिया करेगा, तो बुदबुदाहट के साथ गैस बी निकलता है जो फटफट की ध्वनि के साथ जलता है। तो यहाँ पर ए व बी का नाम बताइए तथा अभिक्रिया का समीकरण दे, यूँ पूछा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखो कि गैस बी जलाने पर, देखो बुदबुदाहट के साथ बी गैस निकलती है, कोई बी गैस निकल रही है, इस बी गैस को जलाने पर फट फट ध्वनि के साथ जलती है, यानी तीव्रता से जलती है, यह गैस काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील है। तो यहाँ गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ हो गई हाइड्रोजन। अब यहाँ उत्पाद में हाइड्रोजन आते ही हमें यह समझना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस तो कौन देते हैं? यहाँ क्रियाकारक में अम्ल लिखा है, तो अम्ल की क्रिया जब धातु से करवाई जाए या क्षार की क्रिया धातु से करवाई जाए तभी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ अम्ल तो पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब अम्ल की क्रिया ही किससे हुई है? धातु से हुई है। अम्ल की क्रिया धातु से होने पर ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अम्ल की क्रिया धातु से होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक और लवण भी बनता है, तो यहाँ एक हम लवण भी बना देंगे। तो कोई तत्व ले लेते हैं अपन, यानी धातु तत्व होना चाहिए। धातु तत्व भी कौन सा? कि जो धातु तत्व है उसमें अम्ल के हाइड्रोजन जो है, अम्ल का यहाँ पर धातु प्लस का आ जाएगा ना, और यहाँ पर अम्ल है, तो इसको विस्थापित कर सके, अम्ल का हाइड्रोजन है उसको धातु विस्थापित कर सके, यानी धातु है वह अम्ल से इसे धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। तो जैसे अपन ने मान लो यहाँ जिंक ले लिया, तो एक यौगिक ए यानी जिंक है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल से में डाला या सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाई, तो Zn पर आ गया प्लस, Zn पर प्लस आ गया, इस पर समझ लो Zn पर क्या आया? प्लस। और H2SO4 में H2 पर प्लस, SO4 पर माइनस, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जिंक है जो प्लस का है, यह हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन की जगह जिंक आ जाएगा, तो बन गया जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा यहाँ। तो जिंक सल्फेट जो लवण है वो बन गया और हाइड्रोजन गैस है यह बाहर उत्सर्जित हो गई। तो अगर जलती हुई माचिस की तीली इस गैस के पास लेकर जाए तो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।